स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और इस वक्त की सबसे हॉट खबर है अडानी ग्रुप से। अडानी एंटरप्राइजेस 30% नीचे है, अडानी ग्रीन 10%, अडानी ट्रांसमिशन 10%, अडानी पोर्ट 8.5%, अंबुजा 6.5%। पूरा ग्रुप जो है 2-3% से लेकर के 30% तक गिरा। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस 30% डाउन है आज की तारीख में। अनुज हमारे साथ अभी बने हुए हैं। अनुज, ये 30%, कल 26-28%, आज 30%, उससे लगातार ये गिरता ही जा रहा है। और अब 4,000 रुपये वाला स्टॉक 1,100 रुपये पे। बिल्कुल 150 वाला 4,000 भी हुआ था, लेकिन एक्चुअली 150 वाला 4,000 हुआ, अब वो 1,100 पे है। और अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ओवर रिएक्शन है क्या मार्केट का? मार्केट में देखिए ओवर रिएक्शन दोनों साइड होते हैं। मार्केट में हमेशा एक चीज़ होती है, मार्केट अगर सिर्फ एक्सेल शीट पे चलेगा तो फिर वो मार्केट नहीं रहेगा। मार्केट चलता है सेंटिमेंट पे। करेक्ट। मार्केट में एक्सेल शीट का काम होता है 10 साल में, 15 साल में स्टॉक कहाँ जाएगा, 6 महीने में, 9 महीने में काम कहाँ जाएगा, वो एक्सेल शीट काम नहीं करती है। उसमें हमारा ह्यूमन साइकी काम करती है। और यही वो स्टॉक है, जैसा वो जो उस दिन बसंत महेश्वरी जी भी बोल रहे थे, स्टॉक मार्केट इकलौती जगह है जहाँ पर जो चीज़ सस्ती होती जाती है आप उसको और बेचते हैं, और जो महंगी होती जाती है आप उसको और खरीदते हैं। ठीक है ना। यही स्टॉक अडानी एंटरप्राइजेस का 3200 रुपये का जब एफपीओ आया था, जब किसी को खबर नहीं थी कि कोई रिपोर्ट आएगी, सब लोगों को लग रहा था कि क्या स्टील मिल रहा है मुझे, तब सब स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि अभी क्या कैश में बेच दें और एफपीओ में अप्लाई कर दें। तब वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे। कुछ लोगों ने बाई चांस उस समय वहाँ शॉर्ट कर दिया होगा फ्यूचर्स में। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी लॉटरी लग जाएगी। कोई रहा भी नहीं होगा। नीरज जी, मैं एक बात बताऊं, कोई नहीं रहा होगा। एफ&ओ की 2-3 बार अपर सर्किट भी लगे थे इसमें। वो उस अपर सर्किट में वो शॉर्ट वाले भी निकल गए होंगे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, कोई ना कोई डीप पॉकेटेड प्लेयर शॉर्ट करके बैठा है इनको। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि ये अडानी जैसा स्टॉक रिकवरी ना हो, इतनी क्लैरिफिकेशन आ जाए, इतना सब कुछ आ जाए, उसके बाद भी रिकवरी ना हो, एएसएम में आ जाए। एएसएम में आ गया मतलब कि आप हायर मार्जिन देके भी शॉर्ट करने को तैयार हैं स्टॉक्स को, फुल मार्जिन देके भी स्टॉक को शॉर्ट करने को तैयार हैं। तो मतलब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अभी तक कोई कॉन्क्रीट चीज सामने नहीं है, एक एलिगेशन है। बिल्कुल, है ना। एलिगेशन लिखा गया रिपोर्ट में कि ऐसा ऐसा मुझे लगता है, इनकी वैल्यू 85% घट जानी चाहिए। अभी तक किसी ने ऐसा कोई बताया नहीं है एलिगेशन। लेकिन कोई आदमी बेच रहा है तो या तो उसको बहुत कुछ मालूम है जो उस एलिगेशन से परे है, या फिर इस स्टॉक को ऐसे ही छोड़ दिया गया कि देखते हैं कहाँ पे जाके खुद सेटल होता है। फ्री मार्केट है, देखते हैं 200 रुपये में सेटल होगा, 500 रुपये में सेटल होगा, किसी को पता नहीं है। और न्यूज़ फ्लो डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी से हटा देंगे। कल तो खबर ऐसी भी चल रही थी कि सिटी ने भी ऐसा कुछ एक फैसला लिया। तरह तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन ये बात सही, कोई डीप पॉकेट इसको शॉर्ट करके बैठा कि 100% मार्जिन में भी शॉर्ट करेंगे। और इंतजार उस बात का जब कोई कॉन्क्रीट एलिगेशन का प्रूफ सामने आए। बिल्कुल, अभी तक सिर्फ एलिगेशन है। बिल्कुल। देखिए एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि अब इसमें एंड गेम क्या है, क्योंकि इस तरीके से तो चलेगा नहीं ये कुछ ना कुछ। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से गिरे हैं स्टॉक्स और अडानी एंटरप्राइजेस, तो अब एक बार शायद एनएसई को भी कॉल लेना होगा कि अब ये निफ्टी में रहे या ना रहे। क्योंकि देखिए जब ये निफ्टी में इंक्लूड हुआ था तो ऑब्वियसली जो एक्सचेंज फंड्स हैं उनको भी उस हिसाब से इसमें नीरज जी लेना होता है। लेकिन अब मेरे ख्याल से जो 4,000 वाला स्टॉक है वो 1,000 रुपये हो गया है, तो उसमें भी एक फैक्टर आएगा कि ये इंडेक्स में रहेगा कि नहीं रहेगा। अब क्या अगले रिवीजन तक वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा, जिस को कल का ना, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, परसों तक की जो फॉल आ रही थी एटलीस्ट एंटरप्राइजेस में, उसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स नहीं थे। कल वाली फॉल में डिलीवरी वॉल्यूम भी थे। कल 60 लाख की कल 1,000 करोड़ की डिलीवरी हुई है अडानी एंटरप्राइजेस में। अच्छा, इन सब स्टॉक्स में फ्लोट है किसके पास? मतलब बेच कौन रहा है? मैं तो ये तो इंटरेस्टिंग है, मतलब ठीक है, जो अभी जो कैश वाले स्टॉक्स हैं, जो सबके सब सर्किट खुल ही नहीं रहा, जहाँ पर वहाँ फ्री फ्लोट है ही नहीं। वहाँ मेरे ख्याल से 1-2 एफआईएस के पास है, कुछ एक आध जो कंसंट्रेटेड होल्डिंग्स हैं, एक आध म्यूचुअल फंड के पास है। उसके अलावा बाकी तो पूरा प्रमोटर का हिस्सा है, बाकी तो किसी के पास है नहीं। तो ये जो कैश वाले स्टॉक्स हैं, इनका सर्किट क्यों नहीं खुल रहा है? ये कौन बेच रहा है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि एफ&ओ का चलो फिर भी एक बार शॉर्टिंग हो रही है, और उसके बाद एक बार ट्रेडर समझ में आ गया ट्रेडर को कि चलो ये तो स्टॉक अब लगातार पिट रहा है तो आप उसको शॉर्ट कर रहे हैं। कैश वाले स्टॉक्स कौन बेच रहा है? मैं तो ये मतलब जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके की सेलिंग जो आ रही है वो क्यों आ रही है। पहले ये भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो कंसंट्रेटेड जिनके पास है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या वो लोग बेच रहे हैं, कौन बेच रहा है। ये बहुत पहली है। और अनुज, ये गेम अब बहुत बड़ा है। अब ये सिर्फ उस एलिगेशन तक गेम नहीं रख गया है, इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं। और जैसा आपने सही कहा कि इसका एंड गेम कहाँ पता नहीं किसी को। वो हमारी पे ग्रेड से बहुत ऊपर, वो बहुत ऊपर है। हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते हम उस लेवल तक जा भी नहीं सकते। जो मुझे याद है विजय केडिया जी आए थे कल, वो कह रहे थे कि
मतलब गौतम अडानी तो मेरे लेवल से बहुत ऊपर था। हम तो विजय केडिया जी के लेवल से इतना से बहुत नीचे तो है। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे लेवल से बहुत ऊपर, तो ये गेम तो हमारे लेवल से बहुत ऊपर है। हम तो देखिए, हमारा काम है सिर्फ रिपोर्ट करना, और जितना हम लिमिटेड एडिटोरियल टेक दे सकते हैं उस पर कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, वो बताना, उससे ज़्यादा तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें हम लोग कल भी कर रहे थे जब यूट्यूब पे कर रहे थे कि हमको एक्चुअली आइडिया नहीं है कि हो क्या रहा है, तो इसको आप किसी कंक्लूजन पे या कोई फ्लाइंग गेस मार के कि ऐसा हो रहा होगा तो वैसा हो रहा होगा, ये सब हम नहीं कर रहे हैं। केवल फैक्ट फाइंडिंग की स्टॉक कितना करेक्ट हुआ है, और वो एक एलिगेशन की रिपोर्ट के आधार पर। इसके अलावा कोई फैक्ट फाइंडिंग अभी तक नहीं है। लेट्स सी कि ये किस तरीके से अनफोल्ड होती है स्टोरी आगे, और इसका एंड गेम कहाँ पे होता है। लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त फॉल है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोशिश करेंगे हम लोग कि कुछ और लोगों से बातचीत करें दोपहर के दौरान, लेकिन फिलहाल के लिए अडानी पे तो इतना ही। गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ बढ़ते हैं। गाबा सर नमस्कार, बताइए निफ्टी मजबूती से खड़ा है रेजिलियंस के साथ, रेजिलियंस से रिसर्जेंस की तरफ बढ़ रहा है क्या? ऐसा है कि अब तक साइडवेज हो रहा है। गुड मॉर्निंग टू यू नीरज। मुझे लगता है अब निफ्टी अब भी साइडवेज जोन पर है, इस ट्रैप जोन से निकला नहीं। जो बजट डे का हाई निकलेगा या बजट डे का लो निकलेगा, तब तक ट्रेंड तो नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने कल बताया था कि परसों तो एक आउटसाइड डे था, कल एक इनसाइड डे, आज भी इनसाइड डे बन सकता है, ये इनसाइड वीक में बन सकता है। लेकिन इस कंजेशन जोन से निकलना जरूरी है। तो ये ट्रैप जोन है, यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत ही डिफिकल्ट रहेगी। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए अच्छी जगह है, लेकिन जो नोविस ट्रेडर्स हैं उनके लिए दिक्कत की जगह है। ये पैसा बनता है तब जब ट्रेंड होता है, ट्रेंड ऊपर हो या डाउन हो। अपर रीजन में 17,800 17,900 में एक रेसिस्टेंस है, ये बात तो पक्की है। और लोअर में 17,400 में भी सपोर्ट, 17,500 के नीचे क्लोज नहीं मिलेगा। 400 तक इंट्राडे आ सकता है, फिर एक 500 के नीचे क्लोज नहीं मिलेगा। अगर 17,500 के नीचे क्लोज मिल जाता है, फिर एक बेरिश बायस बनेगा। तो मुझे लगता है बायस अब तक साइडवेज है, ट्रेडिंग जोन है, ट्रेडिंग डिफिकल्ट होगी। लेकिन ज्यादा गिरावट अंबानी स्टॉक्स में, स्पेशली अंबुजा सीमेंट्स में लग नहीं रही मुझे। 600 के 300 हो गया, आधा तो हो गया, और क्या, सीमेंट तो बंद। हाँ नहीं, रियल एसेट्स तो इसमें बहुत है सर, नो डाउट अबाउट इट। एब्सोल्युटली यस, रियल एसेट्स हैं, दे आर बैक्ड बाय एसेट्स, और बहुत क्लास के एसेट्स हैं, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के एसेट्स हैं। लेकिन चलिए एक सवाल लेते हैं, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, आशुतोष नागौरी जी। आशुतोष जी नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। सर पीडीलाइट के 50 शेयर है 496 के रेट से। तो ऐसे तो लॉन्ग टर्म अच्छा ही है और फंडामेंटल स्टॉक ही है, लेकिन इस क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा डाउन आया था, तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बनता है या फिर इसी में बने रहना है? गावा सर बताइए। देखिए 496 इनकी कॉस्ट है, आप ट्रेड कर रहे हैं 2300 के आसपास। अभी थोड़ा रिसर्च आ गया रिपोर्ट, अरे क्या करना है, इतना अच्छा 4 टाइम्स 5 टाइम्स मिल गया, और ऑल टाइम हाई 2800 भी देखा हमें पिडलाइट में। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पिडलाइट का बढ़िया है, पॉजिटिव है। एक करेक्शन पहले आया था, ये सेकंड करेक्शन है, लेकिन करेक्शन के बाद फिर एक अपमूव मिलता है। ये सेकंड करेक्शन, मुझे लगता है करेक्शन की जो जगह है डाउनसाइड की वो खत्म हो, फिर एक अपमूव शुरू होगा। जब भी होगा तो रिसेंट हाई जो हमने देखा 2800 का, वो भी पार कर लेगा, डोंट वरी। आप होल्ड ही रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। आपकी कॉस्ट 496 है, आपका हाल अडानी जैसा नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, अगला स्टॉक है विनोद वर्मा रुड़की से। विनोद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। सर मेरा सवाल न्यूरेका पर है। मेरे पास 500 शेयर्स हैं 740 के रेट पे, ये एवरेज किया है मैंने। किस भाव में पहली बार लिया था? पहली बार सर 1000 रुपए के आसपास लिया था। वसीम साहब ने कई बार रिकमेंड किया कि 1600 के रेट जाएंगे, तब से लेना शुरू किया था सर, उसके बाद गिरता चला गया। तो 1600 से लेते 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 अब 740 भाव नहीं बचा सर, आपका? हाँ नहीं सर 1600 पे नहीं, 1000 रुपए से लेना शुरू किया था। अच्छा, 1000 से लेना शुरू किया, 740 कॉस्ट है, और स्टॉक है 382 का, आधा एवरेज कॉस्ट से आधा। जी एवरेज कॉस्ट आधा है। गावा सर न्यूरेका, ये कोविड टाइम में बहुत चला था स्टॉक, क्योंकि ये वो सब इक्विपमेंट बनाते थे मेडिकल डिवाइस वाले, तो उससे बड़ा फैंसी थी इस स्टॉक की। लेकिन अब देखिए आप 380 पे है और इनके भाव से आधे पे लगभग। क्या करना चाहिए इनको? चैनल चेंज किया है देखना। एनीवे स्टॉक वीक है, न्यूरेका न्यू लो पर चल रहा है, और न्यू लो पर कब भी चलता है स्टॉक तो हम नॉर्मली कहते हैं कि नो लो इज लो, व्हाई पुट अ फ्लोर अंडरनीथ। ये कंटिन्यू बन सकता है लो। आपने 1000 पे लिया, आपका एक व्यू था, उसको व्यू को सही करने के लिए आपने ऐड किया, आपने व्यू को चेंज नहीं किया।
एक्चुअली अगर आप गलत हैं तो निकल जाइए। ऐड करने से आप सही नहीं होते, ऐड करने से आप डबल रॉन्ग होते हैं। आप रॉन्ग थे पहले, ऐड करने से डबल रॉन्ग हो गए। ये स्टॉक वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। बाउंस मिले तो आप लकी है, लेकिन मुझे वीक नजर आता है न्यू रिकॉर्ड। बाउंस पे निकलना चाहिए। ठीक है, इस पे बाउंस आए तो निकलिए सर। अब क्या करें, इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान है आपको, लेकिन अभी भी चार्ट अगर कमज़ोर लग रहा है तो एग्जिट की सलाह प्रकाश जी दे रहे हैं। सुनील पंजाबी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर जी, मेरे पास है ना बैंक ऑफ बड़ौदा के है ना 50,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 197.85। तो ये रेट है ना कभी आएगा? मैंने सुना था आपके चैनल पे 220 इसका टारगेट है, आएगा कि नहीं आएगा? गाबा सर, पंजाब बैंक ऑफ बड़ौदा 197.85 की खरीद है, ये भाव आएगा कि नहीं? ये बहुत बड़ी पोजीशन लेके बैठे हैं, 50,000 शेयर। इनको लगा कि एक ही लॉटरी लगेगी, रिस्क तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं। कम से कम 10 स्टॉक में होना चाहिए रिस्क डिस्ट्रीब्यूट। कोई ना कोई तो रुकेगा या अटकेगा तो कितना पड़ेगा। एनीवे, बेसिकली स्टार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया था हायर टाइम फ्रेम पे, फिर एक करेक्टिव मोड पर आया, अब करेक्टिव मोड पर है। हो सकता है करेक्टिव मोड यहाँ पर लोअर लेवल पे शायद संभल जाए, 153 के आसपास चल रहा है, 150 में शायद थम जाए। लेकिन जब वो पीएसयू की रैली से तो उस समय चला था। लेकिन एक बार आपको बता देता हूँ, जब भी आप कोई एंटर करते हैं तो एग्जिट दो होनी चाहिए, एक प्रॉफिट टारगेट और एक स्टॉप लॉस जहां पर गलत है, और गलत है तो निकलना चाहिए, ऐड नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इंतजार कीजिए, क्वांटिटी बहुत हैवी है, 150 आसपास, 143 के आसपास अगर संभल जाता है तो अच्छा है, फिर एक बाउंस मिलेगा। लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा जब वो 170 पार कर लेगा, फिर आप चैन की सांस ले सकेंगे, यस अब ये ऊपर जाएगा ऐसे। तो अभी इंतजार कीजिए 170 के पार का। ये तो फाइनल कॉल, ये होल्ड करिए, 170 जाएगा तो फिर बड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी है। इतनी बड़ी क्वांटिटी आपने एक स्टॉक पे ले रखी है, तो इसलिए स्टॉप लॉस सर बहुत ज़रूरी है इसके लिए। चलिए कंपनी से बातचीत करते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब से। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 8% फिसला है, वहीं आय में करीब 1.5% की कमजोरी देखने को मिली। हालांकि एबिट और मार्जिन में थोड़ी सी फ्लैटेस्ट सा मूव देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लाल पैथ लैब के ग्रुप CFO वेद गोयल जी। वेद जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नंबर बहुत कन्विंसिंग नहीं है सर, क्या वजह थी? क्वार्टर कैसा रहा सर? देखिए, नॉर्मली ये जो क्वार्टर 3 है वो नॉर्मली हमारा थोड़ा डाउन ही रहता है, बिकॉज सीजनल इम्पैक्ट रहता है। दूसरा जो थोड़ा हमारा ग्रोथ कम है, आप देखेंगे लास्ट ईयर जो कोविड का बेस है वो बहुत हाई है, एंड इसीलिए आप देखेंगे कोविड जो अगर पूरे 9 मंथ्स में लास्ट ईयर देखें 21% कंट्रीब्यूशन था, जो कि अभी 3% रह गया है। सो नॉन कोविड ग्रोथ हमारी इस क्वार्टर की 9.1% है, जो कि थोड़ी सी स्लाइटली लो है, बट डायरेक्शनली हम देखें तो आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर जो है हमारा अच्छा दिख रहा है। सर हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी काफ़ी नीचे है, और सीक्वेंसली तो काफ़ी नीचे है ही है, और मार्जिन जो है ना थोड़ा सा मेंटेन करना सर अब हो रहा है मुश्किल। वो इसलिए क्योंकि प्राइसिंग को लेकर के इश्यूज़ हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। ये जो सस्ते जो लैब टेस्ट आजकल उपलब्ध करा रही सरकारें भी, अब तो इसमें कूद पड़ी हैं, दिल्ली सरकार भी, और प्राइवेट कंपटीशन से, क्या इसका कितना असर है आपके ऊपर? पहले तो मैं क्लैरिफाई करूं, जो हमारा मार्जिन है तो वो मार्जिन इस क्वार्टर में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर हमारा देखेंगे प्री कोविड मार्जिन जो होता था, नॉर्मलाइज एबिटा मार्जिन 25-26% का रहता था, तो हम उसी के आसपास हैं, और मुझे लगता है एग्जिट बेसिस पे भी हम वो मेंटेन करेंगे जो हमारा प्री कोविड मार्जिन रहता था। दूसरी बात ऑन प्राइसिंग, डेफिनेटली एक प्राइसिंग का है प्रेशर। उसमें दो चीजें हैं, एक तो हमारा जो पोर्टफोलियो है, दो पोर्टफोलियो में, एक तो स्पेशलाइज सुपर स्पेशलाइज जो टेस्ट है उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं रूम है प्राइस इंक्रीज का, क्योंकि हमने 5-6 साल से कोई प्राइस इंक्रीज नहीं लिया है। तो अगर कोई हमारा मार्जिन पे प्रेशर आता है तो डेफिनेटली हम उसमें ओपन है, जो कि हमारा हाई एंड सुपर स्पेशलाइज टेस्ट का पोर्टफोलियो है, उसमें प्राइस हम इंक्रीज ले सकते हैं। दूसरा जो पोर्टफोलियो है, जो रूटीन का जो हम देखते हैं आजकल, स्वस्थ प्रिवेंटिव वेलनेस वाले पैकेजेस हैं, वहां पे ऑलरेडी हमारा जो स्वस्थ फिट है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है उसकी।
एंड आप देखेंगे इस क्वार्टर में भी हमारा 19-20% का कंट्रीब्यूशन है स्वस्थ फिट से। तो दोनों साइड से हमारा जो प्राइसिंग है वो एक तो रूटीन का बहुत कम्पिटिटिव है, दूसरा जो हाई एंड का है वो डेफिनेटली एक हम उसमें प्राइस इंक्रीज करेंगे। लेकिन सर ये तो आप मानेंगे ना, क्योंकि जो वॉल्यूम जनरेट होता है रूटीन वाले टेस्ट से, वो वॉल्यूम आपका उस क्रिटिकल से नहीं जनरेट होता जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपके पास रूम है प्राइस हाइक का। और इसमें बड़े जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मतलब ये एक माहौल ही बन गया इंडस्ट्री में कि कंपटीशन आ रहा है, वो तरह तरह के नए नए इनोवेशंस लेके आ रहे हैं। तो ये इसको मैंने बहुत पहले भी, जब ये सब शुरू हुआ था, किसी ने 100 रुपये में जब करना शुरू किया, तब हमने इस पर चर्चा की थी और मुझे लग रहा था कि पैराडाइम शिफ्ट है, एक इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ रहा है। कैसे आप लोग उससे निपट रहे हैं ये आप मुझे समझाइए, क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर का आना, पहले तो था कि डिजिटल प्लेयर्स में कूदे, अब तो जो ब्रिक एंड मोटर वाले वो भी प्लेयर्स में कूद पड़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि सस्टेन करना मुश्किल है। दिल्ली सरकार भी बहुत सारे फ्री में कर रही है। तो कैसे आप लोग, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे निपटेंगे इस पूरी सिनेरियो से, कैसे निपटेंगे? देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे बताया था, कंपटीशन हमेशा से था इस इंडस्ट्री में। ये जो पिछले 2 साल में जो कंपटीशन हम देख रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट इमर्ज हुआ है, स्पेशली जो ई कॉमर्स काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं। और अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी स्टोरी जो है कोविड से बहुत ज्यादा उनकी ग्रोथ थी। जैसे कि अगर हम देखें, हमारा भी 400 करोड़ का कोविड का बेस है, बट ओवरऑल 20-21% का कंट्रीब्यूशन है। बट इन बाकी सब प्लेयर्स का देखोगे तो 50-60-70% कोविड से आया था धंधा। तो मुझे लगता है जैसे कि कोविड अभी नहीं रहा और ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो इन पे प्रेशर ज्यादा है। और मैं अगर बात करूं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, तो मुझे देखने के लिए ये मार्केट में मिल रहा है कि प्रेशर आ रहा है। इनफैक्ट वो कुछ प्लेयर तो प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। जो प्राइस हम बात करते हैं 100 रुपए या 200 रुपए वाला प्राइस, वो सस्टेनेबल नहीं है इस इंडस्ट्री में। नहीं सर, ये बात आपकी ठीक है कि कोविड वाला बेस, कोविड का दौर था, उस समय तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन अभी जो, देखिए मैं ये सवाल आपसे रिपीटेडली इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि ये डिसेप्शन है। लिपिड प्रोफाइल है, डायबिटीज़ का है, तरह तरह के अलग चेक हैं, आपने एस्ट्रोफाइल का किया, तमाम ये सारे टेस्ट कोविड से रिलेटेड नहीं है सर। ये अलग टेस्ट हैं जो 200, 250, 500, 600 में होते थे, वो 100 रुपये, 50 रुपये में हो रहे हैं और मैसिवली हो रहे हैं। तो अगर आप कोविड वाला हटा दीजिए ना उससे, तब भी ये बड़ा चंक है और गली गली में अब ये सब खुल रहे हैं, खूब घर घर जाके कर रहे हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वॉल्यूम जनरेटर थे वो तो नहीं हो रहा ना, उस पर तो आप भी मानेंगे कि प्रेशर है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, उसके लिए क्या हम लोग कर रहे हैं, एक तो पहले बात, ये जो रिपीट होता है ना, जो आप टेस्ट बोल रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल या शुगर या रूटीन के टेस्ट जो है ना, नॉर्मल विजिट हमारे केस में बीइंग लार्जेस्ट इन दिस इंडस्ट्री और क्रॉनिक, और जो हमारा रिपीट पेशेंट है वो 1.3 टाइम्स से ज्यादा नहीं है, 1 साल में आता है। तो अभी बहुत जल्दी है आई थिंक, क्योंकि ये ओवर डिमांड, ओवर जो भी टेस्टिंग हुई है लास्ट 1 साल में कोविड के बाद, तो अभी हमें वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि ये रिपीट कितने लेके आते हैं कस्टमर। हम जैसे प्लेयर के पास भी 1.3 अगर रिपीट है, तो आप समझिए कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड पेशेंट है, जो कि 90% डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तब हमारे पास आता है। ये वेलनेस प्रिवेंटिव की तो अगेन विजिट कितने टाइम में होगी, मेरे ख्याल से 1 साल में 1 से ज्यादा नहीं होती है इसकी विजिट। तो अभी थोड़ा जल्दी होगा मेरे हिसाब से कि अगले 2 क्वार्टर में ये पोजीशन साफ होगी, क्योंकि हम अभी भी फ्लक्स है जो कोविड का लास्ट 2 साल में, किसी क्वार्टर में एडवांटेज है, किसी में डिसएडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि 2023 जो है क्लीनर बेस पे होगा और 2024 में हम मुझे लगता है कि ठीक पोजीशन में होंगे कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं समझने की कोशिश करता। गोयल सर, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड टेस्टिंग होती है ना, कि डॉक्टर साहब ने लिखा है कि फलानी लैब में ही कराना, इस पर भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं सर। तो वो धीरे धीरे जिंक्स है वो जो टूट रहा है, मानेंगे ना इस बात को आप? ये मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन क्या होता है कि आप देखिए, हेल्थ केयर जो है ना, ये एक डेली ग्रोसरी शॉपिंग नहीं है, एक ये पिज्जा ईटिंग काइंड ऑफ नहीं है। इसमें आप, अगर आपको 100 रुपए चीज सस्ती भी मिलती है, तो आप
कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी हेल्थ को। डॉक्टर भी अप्रिशिएट नहीं करता कि भाई आपने एक टेस्ट कराया, उसके बेस पे जो ट्रीटमेंट है या जो आपको मेडिसिन दी जा रही है वो उसकी कॉस्ट कहीं ज्यादा होती है। आप देखें पूरे हेल्थ केयर में 4 से 5% ओनली डायग्नोस्टिक पे खर्च होता है, बाकी 95% तो उसके ट्रीटमेंट पे, दवाइयों पे खर्च होता है। अगर आपका क्वालिटी डायग्नोस्टिक नहीं हुआ, उसमें कहीं गलती रह गई, तो आप तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे बाद में। सो ये जो है ना, ये अभी हमको और ये जो डॉक्टर फेटर्निटी है उसको हमें समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। तो उनको हम बाईपास नहीं कर सकते। उनको जो हम D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कहीं ना कहीं वो मेडिकल फेटर्निटी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करती, बिकॉज उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। करेक्ट। बिजनेस, खैर चलिए, गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये हेल्थ इंडस्ट्री में ना बड़े क्वेश्चंस उठते रहते हैं दर्शकों की तरफ से कि बिजनेस ऑफ फियर भी है एक, कि अच्छा ट्रस्ट फैक्टर है, टेक्नोलॉजी है, पता नहीं कहाँ पे किस पे हम बिलीव करें किस पे ना करें, वेरिएशंस इतने ज़्यादा हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है सर। सिर्फ मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में इतना फियर फैक्टर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे इस इंडस्ट्री में 3 जो बैकबोन है, क्वालिटी है, एक ट्रस्ट है और एक कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस हम सब देख रहे हैं कि आप घर घर जाके ले लेते हैं, ऐप आ गई और ई-कॉमर्स में आप चले गए, लेकिन जो 2 पैरामीटर है, जो बैकबोन है, वो क्वालिटी और ट्रस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसको देखते हुए प्लेयर लाइक अस आर बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रहेंगे। बिल्कुल गोयल साहब, बहुत शुभकामनाएं आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। और ये जो डिसरप्शन है इसको हम लोग जब नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट आएंगे तो हम लोग फिर इसका समझें, क्योंकि ये बहुत दिलचस्पी लोगों की रहती है, यार ये क्या चल रहा है यार, 100 रुपए में टेस्ट हो रहे हैं और भरोसेमंद है कि नहीं है। जैसे आप करें कि ये प्राइसिंग सस्टेनेबल नहीं हो सकती कि आप इतनी हाई क्वालिटी की चीज़ 100 रुपये में कैसे कर रहे हैं। तो एनीवे खैर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोग अगले क्वार्टर में फिर बात करें। गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। धन्यवाद। मार्केट इस वक्त जो है 287 पॉइंट नीचे है मिड कैप, बाकी सब ग्रीन में है, लेकिन अदानी ग्रुप पूरी तरीके से रेड में है। 30% वीकनेस के साथ अदानी इंटरप्राइजेस ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।